नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी बहुत सारे नागरिक का क्वेश्चन। Hello friends, very good morning. So today we going to take topic Specific Relief Act. ये हम जो सेक्शन है 21 से लेकर 24 तक आज इसको क्लोज कर देंगे। प्रीवियस एक मंथ से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। एक्चुअली मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, काफी वर्कलोड था, इस वजह से मैं वीडियो पे टाइम नहीं दे पा रहा था। सर का तो लॉकडाउन के कारण लगभग जो पेपर वर्क था वही चल रहा था और कोर्ट तो एकदम से क्लोज थी, बट मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलते हैं सर के पास, श्री शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर आज हम लोग लेने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और प्रीवियस वन से हम लोग बना नहीं पा रहे थे वीडियो, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, व्यूअर्स काफी परेशान भी हैं, तो उनका सबको क्या कहते हैं मोटिवेट। तो मैं जी जो वीडियो नहीं बन पाया है जी, है ना जी, आप कम से कम समझ जाइए 1000 क्वेश्चन आए इसके लिए बहुत 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 खेद की बात है जी। और ये कोरोना काल था जी। ये एक तरह का संकट था जो कभी हम लोगों ने इसको न सुना न देखा जी ठीक है जी। तो एक तो पूरी तरह से दबाव में आ गए है ना। मतलब जो सबसे ज्यादा निडर तबका है जी। वही डरने लगा और जो न डरे उसके लिए खतरा जी ठीक है। इसलिए डरने की जरूरत है हर किसी को है ना। जबकि हमको ये सिखाया गया है कि डरना नहीं किसी चीज जी जी है ना। अभी तक हम ये कहते आए थे जी। हमको गुरुओं से जितने होशियार लोग हैं जी जी जी। वो सारे यही उपदेश देते हैं कि डरने कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम डर रहे हैं, हमको डरने में फायदा है इस नाते कि अगर हम डरते नहीं है तो कोई खतरा है ना। फिर इन्फेक्शन और क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है जी। खैर जो मेरा टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में 1963 ये देखिए सिविल राइट का इन्फोर्समेंट है ये जी टोटल है ना। एक तो आपको जो राइट मिले हैं संवैधानिक राइट वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला ठीक है। उसमें भी आपको संपत्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार और धर्म का अधिकार, ये सब चीजें हैं वो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन कभी पर वीडियो बनाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे जी। अभी कोई फोन करके हमको पूछा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर, तो हम थोड़ा सा बता के रह गए भाई जिसको बताएंगे आपको आप हाई कोर्ट में वकील करके वहां उनसे संपर्क करिए तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जैसे सरकारी कर्मचारी को कोई अगर नौकरी से हटाया गया है कोई बात है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत वो अपना हाँ वहाँ रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। यहाँ मैं सिविल राइट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ये इसमें हमने धारा 20 तक प्रीवियस बनाया था। उसमें धारा 20 में मैंने बताया था कि जो सिविल राइट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो कोर्ट को अधिकार है वो डिस्क्रिशनरी अधिकार है ना, लेकिन मनमाना नहीं है। वो न्यायिक मूल्यों के आधार पर उनको आदेश पारित करना है ठीक है। उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है ना, नहीं वो कोई मनमाना आदेश कर सकते ठीक। डिस्कशन है कि अगर न्याय कहता है जो न्यायिक सिद्धांत है उसका पालन करते हुए आगे पारित करेंगे। मैं ब्रीफ थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो अवेयरनेस है वो आम लोगों में आ सके, क्योंकि जो इसमें संपत्ति के बारे में सारा विवाद है को कैसे हल किया जाए उसी के बारे में बताया गया है। ये पूरा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो इसी पर है जी। और ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई सिविल विवाद ना चल रहा है ना। ज्यादातर आज हम कॉन्ट्रैक्ट राइट के बारे में बताएंगे। जो संविदा आप करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो है क्या ठीक है। इसमें पहले भी बता चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का समझौता है जो एक से ज्यादा पक्ष हो है ना और उसमें कुछ लेन देन हो, प्रतिफल हो जी ठीक है। तो उसको जब आप लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख जाता है उसको मतलब एक क्या कहेंगे उसको एक संविदा को जब ड्राफ्ट कर देंगे जी और उसको फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसकी रजिस्ट्री हो जाती तो वो विद्यमान हो जाता ठीक। तो अब आप उसका इन्फोर्समेंट कैसे कराओगे, तो धारा 21 में दिया गया है कि अगर कोई वाद लाता है किसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक, अगर कोई सिविल वाद आता है तो दो चीज हो सकती है। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा को इन्फोर्स कराया कोर्ट के द्वारा,
ठीक, उसको अनुपालन कराया। अब दूसरा हो गया उसके साथ कंपनसेशन, हाँ कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति है, ठीक। तो न्यायालय दो तरह से न्याय दे सकता है। अब अगर नंबर एक, अगर न्यायालय को लगता है कि संविदा का पालन नहीं कराया जा सकता, कोई उसमें कमी है, तो वो कंपनसेशन करा सकता है, कंपनसेशन दे सकता है, कंपनसेशन दे सकता है। ये नहीं है कि जैसे संविदा पालन नहीं हो सकती तो कंपनसेशन भी नहीं हो सकता जी, कंपनसेशन, क्योंकि संविदा ऐसी है कि आपके लाइफ में है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में संविदा है ना, पूरी तरह से संविदा पर ही निर्भर है। आपकी जितनी कंपनियां हैं वो संविदा पर ही चलती हैं, ठीक है जी। और जितना ट्रांसफर होता है जमीन का, ये सब संविदा, आप सेल डीड जो है ये भी आपकी संविदा ही है जी, है ना। और हर चीज एक समझौता ही है ना जी, उसी का ड्राफ्टेड रूप है, ठीक जी। तो कंपनसेशन हो गया। अगर न्यायालय को लगता है कि संविदा का पालन कराया जा सकता है, नंबर एक जी, तो उसका, जैसे अगर पालन नहीं कराया जा सकता, ठीक, तो भी वो कंपनसेशन दे सकता है। नंबर दो, अगर न्यायालय को लगता है कि संविदा का पालन भी कराया जा सकता है और जो क्षतिपूर्ति हुई है, क्षति हुई है, उसको भी पूर्ति कराया जा सकता है, तो दोनों करा सकेगा, ठीक है। ठीक। नंबर 3 पोजीशन ये हो सकती है, ठीक, कि सिर्फ संविदा का पालन कराया जाए। पहली स्टेज ये हुई कि संविदा का पालन कराया जाए, उसके साथ ही कंपनसेशन भी दिलाया जाए, क्योंकि क्षति होती है। कोई संविदा जब ब्रेक होगी तभी तो उसका अपन पालन कराएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो उसके साथ क्षतिपूर्ति होगी, ठीक। अब अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं कराया जा सकता, सिर्फ अनुपालन कराया जा सकता है संविदा का, तो अनुपालन करा देंगे जी। लेकिन एक चीज है, अगर बाद में आप क्षतिपूर्ति नहीं डालते हैं तो आपको रेमेडी नहीं मिल सकती जी। 21 का अगर आप कोई दावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दायर करते हैं, वादी दायर करता है, ठीक, तो उसको उसके साथ अगर क्षतिपूर्ति चाहिए तो उसका भी उल्लेख अनुतोष में होना चाहिए, रेमेडी कॉलम में ये देना जरूरी है। उसको डिमांड करना चाहिए कोर्ट से कि उसका नुकसान हुआ जी, और वो भी क्षतिपूर्ति कराया जाए। अगर वो नहीं करता है तो कोर्ट अलग से उसको नहीं दे सकती जी। हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो वो सूट में अपने कभी भी आदेश के पहले अगर संशोधन के लिए एप्लीकेशन रखता है तो न्यायालय संशोधित करेगा जी। ये ब्रीफ है। अब उसमें क्षतिपूर्ति के बारे में जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही होगा जी, ठीक है। उसमें उसका विवरण दिया हुआ है उस हिसाब से कि किसमें कितना क्षतिपूर्ति हो सकता है, ठीक। ये है धारा 200, वो धारा 21, ठीक। अब 22 है, ये इसमें जो संविदा है जो 21 में हमने बताया वो किसी तरह की संविदा हो, उसके बारे में ये नियम है, कोई भी संविदा हो, ठीक। अब धारा 22 है, जहां अस्थायी संपत्ति के बारे में कोई ट्रांसफर है, माने जमीन के बारे में विवाद है, तो न्यायालय अगर वादी कोई सूट लाता है अनुपालन के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो इस बात पर परफॉर्मेंस देगा। अगर वो कब्जा डिमांड कराता है, दावा में देता है कब्जा दिलाया जाए तो कब्जा भी दिलाएगा। अगर वो कहता है इसका बंटवारा भी होना चाहिए, वादी वाद लाते वक्त, तो न्यायालय उसका बंटवारा भी कर देगा उस स्थिति। अच्छा। और अगर कोई ऐसी संपत्ति में, ऐसी किसी विक्रय में जो ऐसी संविदा है जो विक्रय से स्थावर संपत्ति विक्रय है, तो उसमें अगर कोई लेन देन हुआ है तो उसके भी वापसी का डिमांड किया जा सकता है जी। ये है धारा 22 ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट बता दे रहा हूँ, है ना। और धारा 23 ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है और नए वकीलों को तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लोअर कोर्ट में जो वकालत करना चाहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, उनके लिए मतलब हाँ, उसके ऊपर तो मेरा भी कोई अनुभव नहीं है खास। मैं जो पढ़ता लिखता हूँ, जो साइटेशन वगैरह प्रयोग करता हूँ न्यायालय पर, उसी से सारी जानकारी है। मैंने कोई सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट
में कहीं कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करी है जी। ठीक है, ना कोई मेरा अनुभव है उसके बारे में। लेकिन सर प्रोसेस तो वही होता होगा। प्रोसेस तो वही है सेम। देखो, कोई अगर वकील मेहनत करता है तो उसको सारी चीजों की जानकारी होती है। जैसे डॉक्टर MBBS हो जाता है तो उसको बेसिक चीजें क्लियर हो जाती जी। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है। वो डील बड़े नहीं करता है। हाँ, तो बाकी तो सब काम करने से होता है। जो जहाँ काम करता है उसको वो चीज आती चली जाती है। जी एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। असली चीज होता है सर्वाइवल। हाँ। आपका कहाँ बेटर हो सकता है। लेकिन ये है कि हाई कोर्ट लेवल पर थोड़ा यहाँ से तो सुधार है ये, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ तो तहसील स्तर तक तो दुकानदारी होती है, तहसीलों में न्यायालय दुकान की तरह काम करते हैं, उनकी बड़ी बदतर स्थिति। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटर है, लेकिन वो भी बहुत फेयर नहीं है ना। उसमें भी आप समझ लीजिए कि 50-50 का रेशियो होता जा रहा है नहीं। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट से हट गया, कभी कभार मैं बहक जाता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, 21 है ना, 22 मैंने बता दिया कि अगर स्थावर संपत्ति के बारे में ट्रांसफर है तो क्या पोजीशन होगी। ठीक है, उसमें आप पजेशन भी मांग सकते हैं दावा में, बंटवारा भी मांग सकते हैं, और अगर कोई डीड में कोई लेन देन हुआ है अग्रिम धनराशि का तो वो भी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है 23 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें अगर जैसे कोई संविदा लिखी गई है, प्लेंट कोई आता है ठीक, तो संविदा में ये भी लिखा रहता है एक कॉलम कि कितनी संविदा, अगर संविदा टूटती है, ब्रेक होता है तो कितना क्षतिपूर्ति। अगर ऐसा है जैसे आप समझ लीजिए मुस्लिम महिला, जो महिलाओं का मैरिज होता है मुस्लिम्स में, उसको कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा रहता है कि मतलब विवाह ब्रेक होगा तो उसके साथ जो है मेहर दिया जाएगा। तो इसको दो तरह से माना जा सकता है। ये उस विवाह की गारंटी है जी, और या क्षति है, छत को पूर्ति के रूप में ये दिया जाएगा। तो इसके लिए अलग से सूट लाया जा सकता है मेरे समझ से, है ना जी। तो धारा 23 में ये दिया गया है कि अगर ये न्यायालय को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये जो डीड में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो लिखा है कि इतनी धनराशि देनी है, जो ब्रीच करेगा देगा। इन केस अगर वो ब्रीच में सहमत हो जाता है, अमूमन लोग क्या करते हैं आपस में सहमत कर लेते हैं, वो पैसा देने में तैयार हो जाता है। लेकिन एक तीसरी दशा भी है कि अगर लिक्विडेशन जो बीच में ये है कि वो एक तो अनुपालन हो गया, वो सिर्फ एक विवाह को बचाए रखने के लिए है, और अगर कोई ब्रेक करता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का अलग से दावा अगर न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो मिलना चाहिए जी उस पक्ष को जो एग्रीड जी। इसलिए धारा 23 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और उसके बाद है धारा 24। मैं अब ज्यादा कई धाराएं एक साथ थोड़ा बताते हुए इसको खत्म करना चाहता हूँ जी। ठीक है, धारा जो क्वेश्चन आता है तो उसको हम वही तो क्वेश्चन आपसे, अगर जैसे तमाम लोगों के क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा लोगों को बताता चलता हूँ जी, है ना। धारा 24 में अगर कोई सूट प्लेंटिफ लाता है, कोई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, कोई सूट पड़ता है, दावा दायर होता है कोर्ट पे और अनुपालन के लिए दावा दायर होता है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए, और वो खारिज हो जाता है तो फिर आप अनुतोष के लिए कंपनसेशन के लिए अलग से दावा नहीं दायर कर सकते, वो बाधित होगा। कंपनसेशन के लिए अलग से दावा नहीं दायर होगा। अगर आपका सूट फेल कर गया तो फिर वो अलग से आप कंपनसेशन का सूट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर अन्य कोई रेमेडी अगर आप चाहते हो तो उसके लिए सूट ला सकते जी। ठीक है, जैसे कोई अग्रिम धनराशि है, कुछ और रेमेडी आप प्राप्त कर सकते हो तो उसके लिए आप सूट ला सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है धाराएं जी। ठीक है, इस पर आम आदमी को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जिससे वो न्यायालय पे जा सके और अपने वकील को ब्रीफ करके बता सके और हमारा जो ये वीडियो आ रहा है उसका सहयोग लेके वो न्यायालय पर
वकीलों से चर्चा करके न्याय पा सकता है। हमारा मोटिव सिर्फ है अवेयरनेस और ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिले जी। जब तक आदमी सड़क पे जाके नहीं कहता कि मुझको न्याय मिल गया, इस देश का आदमी इतना होशियार है कि आप हॉस्पिटल के सामने चले जाओ, अस्पताल के सामने, और अगर भाई कभी आपको कोई परेशानी हो तो थोड़ी देर 10 मिनट आप टहल लीजिए और 2-4 लोगों से आपको चर्चा होगी, लोग बता देंगे यहाँ दवा बेचते हैं, इसमें 2 नंबर की दवाएं आती हैं, इनका डॉक्टर ऑपरेशन सही नहीं करता है, इनकी एसी नहीं सही है, इनका ये व्यवस्था गड़बड़ है। एग्जैक्टली। और आप ऐसे अगर कचहरी में चले जाओ आप वकील करने, तो 10 जगह आप भूल लो तो आपको सच्चाई का पता लगेगा कि कौन वकील कैसा है जी। और पब्लिक सब जानती भी, मगर उसकी मजबूरी है जी। इस नाते कि एक टैक्सी में जब बैठना होता है ना, अभी भाई जब आप सड़क पे जाओ तो टैक्सी जा रही है, अब आपको जल्दी पहुंचना है घर पे जी, तो आप भी लटक जाएंगे कि पुलिस का डंडा फैलेंगे। हाँ, इस नाते की दूसरी गाड़ी आपको 10 घंटे नहीं मिलेगी, सवेरे से शाम तक बैठे रहोगे। तो कुछ तो आदमी परिस्थिति बस मजबूर है ना, तो वो शिकार बनता है जी। इसलिए मैं अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो और लोग ये समझ सकें लॉ की बारीकियों को। बाकी तो ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए तो साइटेशन का प्रयोग करना चाहिए जी, लेकिन उसका वर्णन जो है वो ऐसे नहीं करा जा सकता वीडियो जी। ठीक है, वो अधिवक्ता ही उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए, आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आए तो वो आप तक पहुंच सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर इन यूजर का क्वेश्चन लेके उसके आंसर देने की। एक्चुअल में कभी कभार शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है और वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, तो इस वजह से हम टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मेंटली इतना प्रेशर होता है और टाइमिंग भी नहीं मैच करती है, तो कभी सर की और कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं हो पाता है। उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। थिंक पॉजिटिव रखिए, आपकी हेल्प जहां तक हो सकती है हम करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो भी सजेशन आप मांगेंगे वो हम देंगे। अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी रूलिंग पार्टी की मदद करते रहिए ताकि एक कंट्री पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।